हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 के लिए सेट नंबर 20। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस के लेक्चर्स, वीडियो प्लस पीडीएफ वगैरह आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए जाते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे 2 पेड कोर्सेज 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे स्टेट पीसीएस, यूपीएससी के लिए, डिफेंस एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे के लिए भी अलग से फोल्डर बने हुए हैं। इस कोर्स के अंदर विपन 15 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 31 मई तक। जीएस कोर्स जो है ये हमारा पूरा का पूरा जो है एक थियोरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक समझे हुए हैं। क्या टॉपिक है, उसका मतलब क्या है, इसमें ये कूपन कोड आप लगाएंगे। अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से, स्टडी आईक्यू ऐप पे भी, या फिर आप कर सकते हैं वेबसाइट पे studiiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 एमसी कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, और जीएस कोर्स आपको नजर आएगा 4थे नंबर के ऊपर। जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगें परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो चलते हैं आज के लेक्चर के अंदर। हु सेड ट्रुथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज़ गॉड। मतलब जो सच है वो ही अल्टीमेट रियलिटी है और वो ही भगवान है। ये स्टेटमेंट किसकी थी? तो ये स्टेटमेंट थी महात्मा गांधी जी की, मोहनदास करमचंद गांधी की ये स्टेटमेंट है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। ट्रुथ और नॉन वायलेंस ये जो है गांधी जी के हथियार थे। क्लियर। और जो है ट्रस्टीशिप के ऊपर बात करते थे, सर्वोदया के ऊपर बात करते थे, सच के रास्ते के ऊपर चलने के लिए बात करते थे। ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित हैं। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे। वो आपको 4 बेटों का नाम पता होना चाहिए। ये 4 बच्चों का नाम पता होना चाहिए। पेपर में आ सकता है वैसे तो, क्योंकि यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिहार पीसीएस में, मतलब पीसीएस लेवल के अंदर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े से। तो इनके बेटों का नाम है हरिलाल, मनीलाल और रामदास गांधी एंड देवदास गांधी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। तो ये 4 नाम हैं इनके। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो इनका पेपर था इंडियन ओपिनियन, जो इन्होंने साउथ अफ्रीका से छापा था। इसके अलावा यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन ये स्टार्ट किए थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इन्होंने स्टार्ट करी थी 1932 के अंदर, जो हरिजन्स के लिए और लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करती थी। और महात्मा गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये आपको याद रखनी है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। विवेकानंद जी की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम है नरेंद्रनाथ दत्ता। इनको जो है विवेकानंद का टाइटल था अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने दिया था। अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने टाइटल दिया था। विवेकानंद जी के गुरु का नाम है रामाकृष्णा ओरिजिनल नेम है गदोदर चट्टोपाध्याय, जिनके नाम पे इन्होंने रामाकृष्णा मिशन और मठ स्टार्ट किए थे। और विवेकानंद जी 1893 में शिकागो यूनिवर्सिटी में गए थे और वहाँ पे इन्होंने बोला था अमेरिकन्स एंड इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर, ये याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी है। बार्ड ऑफ बंगाल इनको कहते हैं। इन्होंने काबुली वाला पुस्तक लिखी है और इनको टाइटल दिया गया था, दैट इज़ गुरुदेव का टाइटल दिया था। और किसने दिया था वो टाइटल? महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए इन्होंने नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था। और गांधी जी ने टाइटल वापस किया था केसरी हिंद का। दयानंद सरस्वती जिनका ओरिजिनल नेम मूलशंकर है, और इनके कुछ स्लोगन हैं बैक टू वेदास और गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। स्वराज वर्ड इन्होंने दिया है। वेद भाष्य भूमिका, सत्यरथ प्रकाश, ये तीनों आपकी जो है पुस्तकें हैं दयानंद सरस्वती जी की। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। मोहनदास करमचंद गांधी इज द करेक्ट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है इनमें से? मेंबर ऑफ लोकसभा गलत, मेंबर ऑफ राज्यसभा गलत, मेंबर ऑफ विधानसभा ये भी गलत। तो ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस, ये किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये आपका आर्टिकल लिखा गया है 64 नंबर आर्टिकल में कि ही इज़ ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। देखिए वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो सारे लोग करते हैं, ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ऑल वर्ड का मतलब नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड, ये सारे लोग वोट करते हैं।
वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो 63 है, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आपका 64 में है, जो मैंने आपको बताया 5 साल के लिए ये टर्म होती है, 67 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है। और अगर इनका डिस्प्यूट हो जाए, इलेक्शन डिस्प्यूट हो जाए, तो 71 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये है जी वाइस प्रेसिडेंट जी। अगला देखिए, विले विले क्या होता है, विले विले क्या होता है। सो दीज आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्चुअल में दे आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन नियर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या बोलते हैं हम, दैट इज विले विले बोलते हैं। अब साइक्लोन्स क्या होते हैं, जिनके सेंटर में लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर होता है, जो ये मूव करते हैं इस तरीके से। क्लियर। एक्चुअली क्या करते हैं, जो साइक्लोन्स होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जो साइक्लोन होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में वो घूमते हैं आपके क्लॉकवाइज। ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शंस के ऊपर पेपर में आता है क्वेश्चन। क्लियर। अब बात करते हैं जो साइक्लोन्स हैं, इनका नाम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है, तो आंसर इसमें पहले तो ऑप्शन 1 बनेगा। यहाँ पे देखिए जी, जो यहाँ पे हरिकेन्स हैं, हरिकेन्स जो वर्ड है ये अटलांटिक ओशन के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें बोला जाता है। और ये लिखा हुआ है टाइफून, टाइफून जो बोला जाता है ये वेस्टर्न पैसिफिकेशन है, वेस्टर्न पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक के पास। क्लियर। और आपका साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी के अंदर जो है ये इनका नाम क्या है, टाइफून है। विले विले ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बता दिया, ये साइक्लोन आपका इंडिया में और ख़ास करके एशिया के अंदर पार्ट में बोला जाता है। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सो दीज आर द अदर नेम्स। अगला क्वेश्चन देखिए जी, इसमें कॉलम 1 है और कॉलम बी है, और इसमें लिखा हुआ है पेजेंट मूवमेंट जो आपके सत्याग्रह हुए थे, जो आपके किसानी सत्याग्रह हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें कौन कौन से एरिया में ये सत्याग्रह हुए थे। पहले है बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया मूवमेंट 1905 में देखने को आपको मिली थी राजस्थान मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये बनेगा 5वां ऑप्शन। क्लियर। ये बनेगा बिजोलिया इज इन द 5th ऑप्शन। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे मोपला रिवोल्ट की, मोपला राइट्स की। मोपला रिवोल्ट जो हुआ था ये हुआ था केरल के अंदर, तो ये बनेगा आपका 3rd ऑप्शन। तो पहले तो दो ढूंढो, 5वां और तीसरा, एक ही ऑप्शन है ये, 5वां और तीसरा। और जो पाबना रिवोल्ट था ये 1873 1876 के बीच में देखने को मिला था बंगाल में, ये बनेगा 1 ऑप्शन, ये सही है आपका। रामोसी मूवमेंट ये आपका 1879 में सतारा के अंदर, डैट इज इन द महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला, तो आंसर इसमें 4th ऑप्शन बनेगा। इनके जो रिवोल्ट होते थे, मूवमेंट्स होती थी, ये सारी की सारी ये क्या होता था, क्रॉप टैक्सेशन के लिए देखने को आपको मिलती थी। उनके राइट्स उनको प्रॉपर तरीके से नहीं देते थे किसानों के, और टैक्स बढ़ा दिया, इन चीज़ों के कारण देखने को मिलती थी। आंसर इसमें 4th ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 4th ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब सुगंध से ही आप किसी चीज़ को ढूंढ लेते हैं। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, जिसकी स्मेल वेरी करती है, चाहे वो उसको हम एसिड के साथ मिलाते हैं या बेसिक सोल्यूशन के साथ मिलाते हैं। अब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बताता है हमें कि बेस है या एसिड है। लाइक फॉर एग्जांपल ऑनियन, क्लोव, ऑयल, वेनिला एक्सेप्ट, ये आपकी जो है एग्जाम्पल हैं। इसके हमें स्मेल से ही पता लग जाता है कि क्या है ये, ठीक है, किस चीज़ को बात करता है। और ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वर्क उस टाइम पे करता है जब एसिड और बेस जो है एडिड किए जाते हैं, देन डिफरेंट जो ऑर्डर होते हैं वो आपके बेसिस के और एसिड के अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे पता कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में इनमें से कौन सा एग्जाम्पल बनेगा। अगर हम बात करते हैं फिनोल्फेथलीन, रेड कैबेज जूस, लिटमस पेपर, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। हाँ, ये एसिड बेस को पता कर लेंगे, लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आपका वनीला इज द करेक्ट आंसर, वनीला। क्योंकि इसमें आपको मैंने बताया था, देखो ऑनियन हो गया, क्लोव हो गया, ऑयल हो गया और वनीला एक्सेप्ट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। लिटमस की बात करते हैं, ये क्या करता है कि जब आपको एसिड के साथ मिलाते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जब इसकी पीएच जो है आपकी न्यूट्रल होती है, ये डाई हो जाती है आपकी पर्पल कलर की, तो ये बनेगा आपका लिटमस पेपर। रेड कैबेज जूस की अगर हम बात करें तो इसमें एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। क्लियर, जो आपका कलर चेंज कर लेता है एसिड और बेस के साथ। फिनोल्फेथलीन की अगर हम बात करें, ये भी एक इंडिकेटर है एसिड बेस को ढूंढने का, एसिड बेस को ढूंढने का। कलरलेस होता है, ये कलरलेस हो जाता है, यानी कि इसका कलर कोई नहीं आता जब एसिडिक कंडीशन में आप डालते हैं, और अगर हम बात करें पिंक कलर हो जाता है जब इसको बेसिक कंडीशन में हम डालते हैं। ध्यान रखिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन, वनीला इज द करेक्ट आंसर, वनीला। अगला क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से कौन सा जो पेयर है आपके करेक्टली मैच हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सी पेयर जो है आपका करेक्ट मैच पेयर देखता है।
पहला पॉइंट है बोध गया। बोध गया जहाँ पे जो है गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्ति हुई थी, ये बाघेल खंड के अंदर है। ये जो है करेक्टली मैच बताना है, बाघेल खंड के अंदर नहीं है, ये आपका देखने को मिलता है मगध रीजन के अंदर, मगध रीजन के अंदर देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट आपका गलत, जब पहला पॉइंट गलत ये गलत और ये गलत है, ठीक है। दूसरी चलते हैं खजुराहो। खजुराहो जो है ये चंडेल वंश ने बनाया था, आपका चंडेल वंश ने जो है ये मंदिर बनाया था और बुंदेलखंड में है, बिल्कुल सही है, बुंदेलखंड एमपी वाले रीजन के अंदर देखने को आपको मिलता है। शिरडी की अगर हम बात करते हैं, शिरडी विदर्भ के अंदर है, ये भी आपका बहुत गलत है। शिरडी जो है आपका मालवा रीजन के अंदर है, विदर्भा, ठीक है। शिरडी जो है आपका नासिक के अंदर, ठीक है, ये गलत हो गया आपका पॉइंट। और जो है नासिक मालवा के अंदर आता है, ये गलत है। नासिक जो है आपका महाराष्ट्र में देखने को आपको मिलता है, ध्यान रखिए। और तिरुपति की बात करते हैं, तिरुपति जो है आपको आंध्र प्रदेश में देखने को आपको मिलता है, और जहाँ पे आपका श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल देखने को मिलता है, ये भी आपका पॉइंट, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही हो गया। रियाल सीमा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ये दूसरा और पाँचवां पॉइंट आपके सही हैं, बाकी आपके गलत हैं। तो दूसरा और पाँचवां आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2 and 5 इज द करेक्ट वन। स्कोर्स, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये कौन सी रेगुलेटरी बॉडी के अंतर्गत आती है? स्कोर्स किसके अंतर्गत आती है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोर्स? स्कोर्स का मतलब है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स ऑनलाइन। मतलब जो आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज के साथ कोई भी दिक्कतें आती हैं उसके लिए एक आपकी ऐप है स्कोर्स, जो आपका बताती है कि कोई फ्रॉड वगैरह की कंडीशन, जो भी इन्वेस्टर ने अगर कोई पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उनके कोई कंप्लेंट्स हैं, रिड्रेसल मैकेनिज्म इसमें आपको देखने को मिलता है। iOS और एंड्रॉयड ऐप है ये, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि स्कोर जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये कौन सी रेगुलेटरी बॉडी के अंतर्गत आती है? तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ संबंधित है, सेबी के साथ संबंधित है। सेबी की बात करते हैं, सेबी बना था 88 में, और 88 में बना था, और इनकी जो स्टैट्यूटरी पावर जो है इनको 1992 में मिली थी। मुंबई इज़ द हेडक्वार्टर, मुंबई इज़ द हेडक्वार्टर, क्लियर। और सेबी के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? अजय त्यागी, अजय त्यागी इज़ द नेम, क्लियर। और सेबी क्या करती है? मर्चेंट बैंकिंग को कंट्रोल करती है, सेकेंडरी मार्केट को, कैपिटल मार्केट को और शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है सेबी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी क्लियर बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन, जिसे आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कहते हैं। बैंकर्स बैंक बोलते हैं, बैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसके पास होते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक 88 में बना था, न्यू दिल्ली के अंदर, और जो आपका हाउसिंग के लिए चीज़ें देखते हैं। रियल स्टेट, बिल्कुल रियल स्टेट के लिए काम करती है। आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका सी ऑप्शन बनेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला देखिए जी, इनमें से आपको करेक्ट सीक्वेंस लगाना है डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी में। मतलब सबसे ज़्यादा हाई नंबर पे पहले हाई वाला आएगा, फिर उसके बाद लो, फिर उसके बाद लो, फिर उसके बाद लो। डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब उत्पादन करने की शक्ति जो है सबसे ज़्यादा किस में है? यहाँ पे। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आती है, बट वो इस चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज द प्रोडक्टिविटी, क्लियर। अब बात यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ये 4 ऑप्शन है, ओशन, लेक्स, ग्रासलैंड, मैंग्रोव। सबसे ज़्यादा जो है ओशंस के अंदर आपकी जो है बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है आपके प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके ओशन के अंदर किसे कहते हैं? हम कोरल रीफ को कहते हैं, क्लियर। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। फिर दूसरे नंबर पे आपकी मैंग्रोव की इसीलिए क्योंकि मैंग्रोव जो है पार्ट है आपका ओशन का, और आपका बायोडाइवर्सिटी होती है यहाँ पे। थर्ड नंबर आता है लेक्स का, लेक्स के अंदर जो है फ्लोरा और फोना देखने को आपको मिलते हैं। और लास्ट में आता है आपके ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेजिटेशन देखने को आपको मिलती है, और वेजिटेशन भी कौन सी? ओनली ग्रास, क्लियर, ग्रास की, जहाँ पे आपकी लीस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। तो ओशन, मैंग्रोव और लेक्स और आपकी ग्रासलैंड। तो आंसर इसमें 4th ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 4th ऑप्शन, ओशन, मैंग्रोव्स, लेक्स एंड ग्रासलैंड। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द हीट
फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि जो सन से अर्थ की तरफ आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दैट इज इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसोलेशन, उसको कहा जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। 2% ऑफ एनर्जी जो है आपकी सन की आती है धरती के ऊपर, जो रेडिएट होती है सन से, और ये जो आती है वो शॉर्ट वेव की तरह आती है, ये ध्यान रखना, शॉर्ट वेव्स आती हैं। शॉर्ट वेव्स जो होती हैं आपकी जो है हमारी ओजोन लेयर को क्रॉस करके हमारी धरती के ऊपर आ जाती हैं, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है तो लॉन्ग रेडिएशन होती हैं, तो इसीलिए वो ऊपर की तरफ नहीं जाती। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखिए। और अगर मैं बात करूं सन टू अर्थ की, तो एक टर्म आपको याद होगा, पेरिहीलियन। पेरिहीलियन वर्ड होता है जब सन और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम हो जाता है, यानी कि 147.1 मिलियन किलोमीटर रह जाता है, और ये होता है आपका 3 जनवरी को। और एक होता है एपहीलियन, जब आपका सन और अर्थ का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है 4 जुलाई के आसपास, और ये डिस्टेंस होता है 152.1 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। अदरवाइज सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। देखिए जी, ये देखो, सन हीट्स द ग्राउंड, रेडिएशन, रेडिएशन आ रही हैं, बट इनकमिंग सोलर रेडिएशन हम उसको कहते हैं कंडक्शन। कहती है द ग्राउंड हीट्स द एयर, कंडक्शन होता है। और कन्वेक्शन क्या होता है, जब आपकी ग्राउंड से जो हीट है वो ऊपर राइज कर दे और बादल बन जाए और बाद में बारिश हो जाए, कन्वेक्शन रेनफॉल उसको हम कहते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, इंसोलेशन इज द करेक्ट आंसर, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अगला देखिए जी, वट आर द कॉमन टू हिस्टोरिक, मतलब इसमें क्या है कि कॉमन पॉइंट बताने हैं। 2 हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अजंता और महाबलीपुरम। अजंता केव्स हैं आपकी डेट इज़ इन द महाराष्ट्र के अंदर, और महाबलीपुरम जो है आपका तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। पॉइंट्स देखते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, ये आपका पॉइंट गलत है। महाबलीपुरम अलग टाइम पे बना है और वो अलग टाइम पे बना है। अगर मैं अजंता की बात करता हूँ, तो अजंता की बात करें तो 200 BC से लेके 600 AD के आसपास बना है। वकात का किंग ने बनाया था, वकात का किंग ने बनाया था, याद रखिए। और महाबलीपुरम की बात करते हैं तो ये 7th सेंचुरी से 8th सेंचुरी के अंदर बीच में बना है। औरंगाबाद ये जो बना है 7th to 8th सेंचुरी के अंदर जो है पल्लव वंश द्वारा बनाया गया है, तमिलनाडु के अंदर बनाया गया है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। जब पहला पॉइंट गलत हो गया तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। तो वैसे तो आंसर पता लग गया होगा, बट चलते हैं आगे। बोथ बिलोंग्स टू द सेम रिलीजन डिनोमिनेशन, गलत हो गया कि जो आपकी अजंता केव्स हैं, अजंता केव्स जो हैं ये सारी की सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं। और अगर मैं महाबलीपुरम की अगर मैं बात करता हूं तो ये सारे के सारे हिंदू टेम्पल आपके देखने को मिलते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत। बोथ हैव द रॉक कट मोनूमेंट्स, यानी कि एक रॉक से बने हुए हैं, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। दीज आर द रॉक कट मोनूमेंट्स, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। महाबलीपुरम की अगर मैं बात करता हूं, महाबलीपुरम की, इसको हम क्या कहते हैं, महाबलीपुरम और 7 पगोडास कहा जाता है। 7 पगोडास कहते हैं। एक्चुअली ये टाउन है महाबलीपुरम, कहाँ पे, कोरोमंडल कोस्ट के पास, कोरोमंडल कोस्ट के पास, जो आपका 60 किलोमीटर चेन्नई के आसपास आता है। और ये 7th सेंचुरी to 18th सेंचुरी के अंदर बना था। पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन ने बनाया था, जिनको आप क्या कहते हैं, ममाल भी कहते हैं। ममाल वर्ड का मतलब क्या होता है, ये होता है रेसलर, रेसलर कहते हैं, क्लियर, रेसलर किंग, दैट इज नरसिम्हा वर्मन 1, नरसिम्हा वर्मन, क्लियर। अगर हम बात करें कि ये जो है आपके महाबलीपुरम, ये आपका एक्चुअली क्या है, ये टाउन जो है 5 रथ के ऊपर बना हुआ है, 5 रथ के ऊपर बना हुआ है, इसलिए इसको मोनोलिथिक हम कहते हैं। तो दिस इज 7 पगोडास महाबलीपुरम, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज आपको बता दूं, अजंता केव जो हैं बुद्धिस्ट केव्स हैं, और यहाँ पे लिखी हुई हैं जातक टेल्स, जातक टेल्स का मतलब द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान, आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नेम्ड एज, जो यानी कि जो ईस्टर्न एरिया के अंदर, कोस्टल प्लेन के अंदर कौन सी चीज़ आती है, पूर्वीय तटीय मैदान में क्या चीज़ आती है, तो ये है आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। दीज आर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्लियर, और दीज आर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्लियर, याद रखिए। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात क्लियर, ये आपके जो हैं ये यहाँ से कोलकाता से लेके बिल्कुल नीचे तक आते हैं। और यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपका पहले लिखे देखने को मिलता है नदन सिरकार। नदन सिरकार जो है ये आपका पार्ट आता है बिटवीन द महानदी एंड द कृष्णा रिवर, महानदी और कृष्णा रिवर के बीच में नदन सिरकार आता है। फिर उसके बाद कर्नाटक वाला पार्ट आ जाता है, और कर्नाटक वाला पार्ट जो कर्नाटक
जहाँ पे कृष्णा और कावेरी के बीच में आता है। फिर यहाँ पे आपका है उड़ीसा वाला पार्ट, दैट इज द उत्कल प्लेन, ये महानदी वाला पार्ट ही इसको देखने को मिलता है। दीज आर द उत्कल प्लेन, क्लियर, याद रखिए। फिर आपके आंध्रा प्लेन्स आ जाते हैं और लास्ट में जाके आपका तमिलनाडु वाला प्लेन जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट हम इसको कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, कोरोमंडल कोस्ट ये आपका पार्ट आता है और ये तमिलनाडु वाला पार्ट है पूरा का पूरा। फिर उसके बाद देखिए जी वेस्टर्न कोस्ट की तरफ देखते हैं। वेस्टर्न कोस्ट में आपके पहले मालाबार कोस्ट आ गया, मालाबार कोस्ट आपका केरल वाला प्लेन आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका ये कन्नड़ वाला यानी कि कन्नड़ कोस्ट यानी कि कर्नाटक कोस्टल प्लेन आ गया, जहाँ पे आपके गरसोपा फॉल्स और जोग फॉल्स जिसे आप कहते हैं महात्मा गांधी फॉल जो आपका शरावती रिवर के ऊपर बना हुआ है, क्लियर। फिर उसके बाद आगे आपका कोंकण कोस्ट आ जाता है। कोंकण कोस्ट जो है आपका गुजरात से लेके दमन एंड दीव तक का पार्ट देखने को आपको मिलता है, दमन दीव टू गोवा वाला पार्ट देखने को मिलता है कोंकण कोस्ट, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपके काठियावाड़ कोस्ट ये गुजरात के पास आ जाता है और यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे आपकी जो है 4 नदियाँ गिनती है, नर्मदा, माही, ताप्ती और नर्मदा, ताप्ती, माही और जो है डेट इज साबरमती, ये 4 नदियाँ गिरती हैं और ये बनाती हैं एस्चुरीज, क्लियर, ये याद रखिए, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे देखिए जी कोंकण जो है आपका वेस्टर्न पे आ गया, गुजरात वेस्टर्न पे आ गया, मालाबार कोस्ट वेस्टर्न पे आ गया, ईस्टर्न में आ गया आपका कोरोमंडल कोस्ट। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, तमिलनाडु वाला पार्ट। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। In which session of the Congress the demand for पूर्ण स्वराज was formally accepted, मतलब एक्सेप्ट कर ली थी कि हाँ हम बनाएंगे इस तरीके से। पहली बात तो मैं अगर कहूँ पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी, एक्चुअली ये आपका 1920 सेशन 9 का सेशन था, लाहौर सेशन, तब ये डिमांड रखी गई थी कि पूर्ण स्वराज हम करेंगे। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या हो गया कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये पूर्ण स्वराज वाला सेशन लाहौर सेशन था जिसको चेयर कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी और रिवर रावी के किनारे पे, और इन्होंने पूर्ण स्वराज का जो अडॉप्ट किया था, रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया था, वो किया था 1 जनवरी 1930 को। ध्यान रखना 1 जनवरी 1930 को किया था, यानी कि सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नो डाउट सेशन की बात करें तो लाहौर 1929 सेशन था, लेकिन एक्सेप्ट कब किया था, लाहौर 30 के अंदर 1 जनवरी 1930, और तभी इन्होंने 26 जनवरी 1930 को जो है आपका सेलिब्रेट किया गया था, दैट इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, क्योंकि 31 ऑफ दिसंबर 1929 की मिडनाइट जाने के आपका 1 जनवरी 1930 हो गया था उस टाइम पे, तो यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी ऑप्शन। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, यहाँ पे देखो ये पास किया था हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज सेशन जो 26 जनवरी को हमने कांग्रेस पार्टी ने इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द एम्परर वाज कॉन्ट्राडिक्टेड, मतलब क्या हो गया कि जो एक दैवीय और पूर्ण अधिकार है एक एम्परर का, इस चीज़ का खंडन किसने किया था, इस चीज़ का खंडन किया था जॉन लॉक ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। जॉन लॉक ने बोला था कि अगर हम बात करें कि आपको इनलाइटनमेंट की ज़रूरत है, इनलाइटनमेंट की, और आपको ह्यूमैनिटी काम के ऊपर ध्यान रखना है, ज़रूरी है, यानी कि ऑल द ह्यूमंस आर इक्वल, सभी ह्यूमंस जो हैं इक्वल है, ऐसा नहीं है कोई दैव्य है, कोई आपका एब्सोल्यूट पावर है एम्परर की। तो ये जॉन लॉक ने बताया था। जॉन लॉक की एक पुस्तक थी दैट इज कॉल्ड ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे इसमें लिखा गया था। रूशो की बात करते हैं तो रूशो ने एक स्टेटमेंट दी थी, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, तो ये रूशो ने वर्ड यूज किया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, जॉन लॉक इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, जॉन लॉक। अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग अर्ली sociologist established the New Harmonies Cooperative Community in USA। न्यू हार्मनीज कोऑपरेटिव कम्युनिटी, एक्चुअली इनमें जो फाउंडर हैं वो हैं रॉबर्ट ओवन जो हैं ये आपके फाउंडर हैं। एक्चुअली ये किस चीज़ के फाउंडर हैं, ये फाउंडर हैं यूटोपियन सोशलिज्म के जो हैं फाउंडर हैं, जो बात करते हैं यूटोपियन सोशलिज्म की और आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट की भी बात करते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट की। और एक्चुअली क्या था, इन्होंने इसीलिए किया था कि ताकि जो है इंप्रूव करी जा सके वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्रीज जो आपके वर्कर्स की हैं, और आपके सोशलिस्ट कम्युनिटीज़ को बढ़ावा दिया जाए। अब बात करते हैं कि यूटोपियन सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, कि ऐसा सोशलिज्म जिसमें हम
मोरल यानी कि हमारी नैतिकता बनती है, मोरालिटी बनती है कि हम कैपिटलिस्ट को मनाएं कि वो अपना जो उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सरेंडर करके लोगों को ईजिली दे दे और प्रॉपर तरीके से काम करे। ऐसा नहीं कि उसको खींच के, पीसफुली और आराम से हम बात करके कर सकते हैं। तो ये रॉबर्ट ऑवर ने ये वर्ड यूज़ किया था और इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी यूरोपियन सोशलिज्म के लिए बातें इन्होंने करी थी। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। एडम स्मिथ की बात करते हैं तो एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको कहते हैं हम। और एडम स्मिथ की बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। रॉबर्ट ओवेन। इन विच ईयर वॉज अ नाजी डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश इन जर्मनी। नाजी जो है डिक्टेटरशिप आपकी जो है जर्मनी के अंदर कब इस्टेब्लिश करी गई थी? एक्चुअली जर्मनी जो है पहले इसको क्या कहते थे, वीमर रिपब्लिक कहा जाता था। वीमर रिपब्लिक कब से कब तक? 1990 से 1933 तक कहा गया था। उसके बाद जो है नाजी डिक्टेटरशिप आई थी, यानी कि 33 के बाद आपको देखने को मिली थी। एक्चुअली ये सीन क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 की, ठीक है, तो 1919 के अंदर खत्म हुई और उसके बाद एक संधि साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस साइन हुई और इसके अंदर जो बोला गया कि आपका जो जर्मनी है वो बहुत ज़्यादा पैसे पे करेगा और क्योंकि इनके कारण जो है लड़ाई प्रॉपर तरीके से देखने को मिली है। इसके बाद जो है नाजी पार्टी बनी। नाजी पार्टी 1920 के अंदर बनी जर्मनी के अंदर। उसके बाद 1929 में यूएस की स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई और यूएस ने सभी वर्कर्स को निकाल दिया और उसके बाद नाजी पार्टी ने बोला कि हम आपको काम भी देंगे, पैसा भी देंगे, जॉब भी देंगे, इकोनॉमी को भी हम स्ट्रांग करेंगे। तो लोगों ने नाजी पार्टी के ऊपर जो है भरोसा दिखाया और नाजी पार्टी जीती और जो है आपका जो हिटलर है वो हिटलर जीता तो ऑब्वियसली बात है पूरा देश खड़ा हो गया और नाजी डिक्टेटरशिप आ गई जर्मनी के अंदर 33 के अंदर। आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? द सडन मूवमेंट और इन द अर्थक्वेक, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल होता है, मर्कली स्केल होता है, रोजे फॉरेल स्केल होता है, लेकिन मो स्केल नहीं होता। आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा। मो जो यूज होता है ये हमारी रॉक्स की हार्डनेस को देखने के लिए होता है। मर्कली स्केल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इंटेंसिटी को मापता है, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को। रिक्टर की बात करते हैं तो मर्कली स्केल को मापता है। क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। और रोजी फॉरेल भी आपका अर्थक्वेक को देखने को मिलता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, द कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इस रेजिस्टेंस ओम इनवर्स दैट इज मो इज और मोह, ठीक है, MHO होता है। एक्चुअली ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, इट्स नॉट मोह, एक्चुअली MHO होता है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर गलत लगी बट अदरवाइज चलो एक साइंस का क्वेश्चन भी तैयार हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस किसी चीज़ को रोकेगा, कंडक्टिविटी किसी चीज़ को बढ़ाएगी। तो ऑब्वियसली बात है इसका उल्टा कंडक्टिविटी और इसके यूनिट ये रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा के पास कौन सी चीज़ जो है नज़दीक देखने को मिलती है। 23.5 डिग्री जो है आपका नॉर्थ के अंदर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलती है और इंडिया से कहाँ से गुजरती है वो देखेंगे। पहले गुजरात, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट आ गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम वाला पार्ट। तो 8 कंट्रीज आपकी देखने को मिलती हैं। सबसे जो नज़दीक है यहाँ पे वो है आपका वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, दैट इज़ कोलकाता इज़ द नियरेस्ट। क्लियर, कोलकाता इज़ द नियरेस्ट जो आपका शहर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट आपका कौन सा हो गया, आपका गुजरात हो गया। ईस्टर्न मोस्ट कौन सी होगी, आपकी मिजोरम हो जाती है। ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे। क्लियर, मिनिमम लेंथ की अगर बात करिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन सी स्टेट से मिनिमम निकलती चलती है, तो राजस्थान से मिनिमम एरिया से निकल के चलती है। कैपिटल सिटीज़ की अगर हम बात करें, राजस्थान की जयपुर जैसे, ठीक है, और उसके बाद जो है आपकी मिजोरम की आइजवाल, क्लियर, और त्रिपुरा की जो है अगरतला। ये 3 स्टेट्स ऐसी हैं जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पड़ती हैं। बाकी अगर हम बात करें गुजरात की गांधीनगर, ये साउथ में पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। उसके बाद मध्य प्रदेश की भोपाल, ये भी, छत्तीसगढ़ की रायपुर, ये भी, और झारखंड की आपकी रांची, और जो कोलकाता वेस्ट बंगाल। क्लियर, कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये आपकी साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ती है। अब बात अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कौन सा है आपका एरिया, नियरेस्ट टू कैंसर रेखा, वो कौन सी कैपिटल सिटी है, तो वो है भोपाल। भोपाल कैपिटल सिटी सबसे नियरेस्ट है, भोपाल। और उसके बाद जो है आपका रांची,
रांची, क्लियर। भोपाल, जो भोपाल है वो एमपी के अंदर है, रांची आपका झारखंड में देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा कि कैपिटल सिटी सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सी है, तो वो है रांची, क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। और अगर आपसे पूछा कि शहर बताओ, सिटी बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक कौन सी है, तो वो है उदयपुर का शहर। उदयपुर जो आपका त्रिपुरा में पड़ता है, नॉट राजस्थान वाला, उदयपुर जो है आपका, उदयपुर ये ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा जो है उदयपुर ये सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है आपका, क्लियर। और सबसे ज़्यादा दूर आपकी स्टेट कैपिटल सिटी कौन सी है, वो है जयपुर। जयपुर राजस्थान बहुत ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, क्लियर। और ऐसी रिवर बताओ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो वो है यहाँ पे आपकी रिवर माही रिवर। माही रिवर 2 बार काटती है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी सिटी जो है आपको देखने को मिलती है नियरेस्ट, क्लियर। तो नियरेस्ट आपको देखने को मिलती है द नियरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सी है। अच्छा, यहाँ पे सिटीज़ की बात आ गई, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट सिटी कौन सी है, द सिटी दैट इज़ कॉल्ड आपकी दैट इज़ नॉट द जोधपुर, रांची दूसरे नंबर पे थी और सबसे पहले भोपाल थी, तो ये हम टिक करेंगे, बी ऑप्शन को टिक करेंगे। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, रांची ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। रांची आपकी झारखंड ये सबसे नियरेस्ट है। और दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है, मतलब पहले नंबर पे आती है आपकी भोपाल, कैपिटल सिटी भोपाल एमपी के अंदर, ठीक है, याद रखिए। हु क्रिएटेड द जर्मेनिया गार्डनिंग द राइन, यानी कि जर्मेनिया गार्डिंग द राइन रिवर, ये चित्र किसने बनाया है, ये इन्होंने चित्र बनाया है, क्लियर। ये चित्र है, ये चित्र किसने बनाया है, ये चित्र बनाया है किसने, दैट इज़ लॉरेंस क्लेसन ने, लॉरेंस क्लेसन ने, दैट इज़ जो जर्मेनिया है वो गार्ड कर रही है राइन रिवर को। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है लियोनार्डो दा विंची, इनकी 2 आपकी पेंटिंग्स बड़ी मशहूर हैं, मोनालिसा, ठीक है, और लास्ट सपर, ये आपकी जो हैं 2 पेंटिंग्स इनकी बड़ी फेमस हैं, याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, द लॉरेंस क्लेसन इज द करेक्ट आंसर। हाइपोग्लाइसीमिया रेफर्स टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब लेस, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, जाने के आपके जो हाइपोग्लाइसीमिया है, आपका हाइपोग्लाइसीमिया क्या हो गया, जब आपका ब्लड शुगर जो लेवल है वो कम हो जाता है देन द नॉर्मल, सॉरी ब्लड शुगर लेवल जो है आपका कम हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल आपका कम हो जाता है देन द नॉर्मल, तो दैट इज़ अ लो शुगर लेवल इन द ब्लड, क्योंकि यहाँ पे भी हाई ब्लड प्रेशर हाई ये नहीं, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्ट करना, समझ आया। तो इसका मतलब ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्ट करना इंसुलिन का काम है। अगर इंसुलिन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या करेगा, ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम पे आपकी कौन सी कंडीशन बनेगी, हाइपोग्लाइसीमिया। दैट मीन्स इंसुलिन का इंक्रीज होना हाइपोग्लाइसीमिया लेके जाता है और इंसुलिन का कम होना हाइपरग्लाइसीमिया लेके जाता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, द लो शुगर लेवल इन द बॉडी इज कॉल्ड आपका हाइपोग्लाइसीमिया। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। तो गाइज ये देखो, लो ब्लड शुगर, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, इंसुलिन का काम है सारा का सारा, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, अल्कोहल वगैरह ये सारी चीज़ें बैन करनी चाहिए आपको। सिम्टम्स क्या होंगे, आपको भूख, फटीग, शेकिंग, स्वेटिंग, ये सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। तो ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्लियर। और ग्लूकागोन के इंजेक्शन वगैरह आपको लेने पड़ेंगे, क्लियर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा है आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे अभी हमने MCQ डिस्कस किए डिटेल में, यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है 10,000 MCQ कोर्स के अंदर क्वेश्चन हैं, यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो हैं ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके जो डिफेंस बहुत सारे अलग अलग एग्जाम से भी, SSC रेलवे के लिए, स्टेट PCS UPSC के लिए भी, जिसमें मैंने UP PCS के भी क्वेश्चन डाले हैं, और प्लस जो भी आपका रेलवे का एग्जाम है, CDS CPF का एग्जाम है, उसके भी मैंने अलग से फोल्डर इसमें तैयार किए हैं। बहुत क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं यहाँ पे। विपन 15 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। GS कोर्स की अगर हम बात करते हैं, ये जो है पूरा का पूरा हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक कोर्स है, और इसमें ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं, 2 जगह से, StudyIQ ऐप से भी कर सकते हैं और वेबसाइट से भी कर सकते हैं, studyiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे लिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन, इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर पे, और GS कोर्स आपको नजर आएगा 4th नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय।